Welcome back to Ideal Educational Hub. This is Anand Pratap Singh and today we are going to talk about letter to writer again. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेटर टू राइटर के एक एग्जांपल को देखा था. अगर मैं एक एक एग्जांपल को ऐसे ही सॉल्व करते रहूंगा तो वीडियो विल टेक अ लॉन्गर एंड ऑब्वियसली देयर विल बी नो रिजल्ट. सो दिस वीडियो इंक्लूड्स different topics. Lots of topics are there. Every topic's introduction part, cause part, result part and solution part will be there to be discussed in this topic. हर एक टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करें इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में, उसका कॉज कैसे बताएं, कैसा रिजल्ट उसका, कैसे रिजल्ट उसको मेंशन करें और उसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करें. कुछ अलग अलग टॉपिक्स को देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे. So our first topic is for the installation of water treatment plant to clean the rivers. See, in the city area we have the rivers which are almost polluted. जितनी भी रिवर्स आपके सिटी एरिया में होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होती हैं. आप किसी भी सिटी का किसी भी आप नदी का नाम ले लीजिए. इवन इफ यू टेक द गंगा टिल कानपुर इट्स गुड, ओके, very less impurities you will see there till Kanpur, but after Kanpur we'll see कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, ये सारा का सारा जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, केमिकल वेस्टेज है, डिफरेंट अदर थिंग्स, टूरिस्ट स्पॉट्स की वजह से अलग अलग जो भी वहां पे वेस्टेज होते हैं वो सब गंगा को क्या कर रहे हैं, गंगा को पूरी तरह से इम्प्योरिटीज से भर दे रहे हैं. तो ऐसे कंडीशन में जो भी नदियां जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी हैं उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए. एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द टॉपिक. सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे. सो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन. अगर हमको लिखना है इंट्रोड्यूस द टॉपिक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग द लेटर टू एडिटर. हम यहाँ पे लेटर टू एडिटर को स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ को हम कैसे लिखें. कोई भी टॉपिक आ जाए तो कैसे हम उसमें क्वेश्चन लगा के पूछ सके. तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है. तो हम इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर द प्लांट्स और यू कैन से इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्लीन द इम्प्योरिटीज और द पोल्यूटेंट्स दैट आर फाउंड इन एनी रिवर. ठीक है, बहुत ही बेसिक से चीज होती है. जैसे मान लीजिए आपका पूरा सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है किसी सिटी का, किसी टाउन का, उसका पानी हम किसी नदी में बहा रहे हैं. तो नदी में बहाने से पहले हम उसको क्या करें, ट्रीट करें, उसको हम प्रोसेस करें, उसकी जितनी इंप्योरिटीज है उसको निकाल दें, उसको हम किसी तरह से रिसाइकल कर दें या फिर उसको हम डिग्रेड कर दें, बट उसको हम लेट गो ना करें. कहां पे, वाटर बॉडीज में. तो ये क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी को कहते हैं. तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन. फिर इसके बाद अगर हम इसको कॉज लिखने की जरूरत है कि क्यों आखिर हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत क्यों पड़ रही है, नीड. हम कॉज नहीं, हम यहां पे लिखेंगे कि ये नीड है, एक्चुअली इट्स नीड ऑफ टाइम. क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इंप्योरिटीज और पोल्यूटेंट्स रिवर में जा रहे हैं उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है दैट इज गेटिंग हार्म्ड. ओके, उसकी वजह से जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, जो भी उस नदी के आसपास के इकोसिस्टम जो भी वहां पे सरवाइव कर रहा है उस नदी की वजह से, उसको बहुत नुकसान होते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, उसका कॉज हो गया, नीड हो गया. कॉज क्या हो सकता है, सॉरी रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट देखने को क्या मिल सकता है. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिस लेवल पे डिग्रेडेशन इस समय चल रहा है उसके सराउंडिंग्स का, इकोसिस्टम का, वो और भी ज्यादा हाई परसेंटेज पे इंक्रीज करेगा. ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं. सोल्यूशन क्या है कि जितने भी मेन सिटीज हैं, हर मेन सिटीज का एक प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम हो और उस ड्रेनेज सिस्टम को लेट गो करने से पहले, वाटर बॉडी में ड्रेन करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहां पे एक इंस्टॉल कराना होगा. ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा. तो ये 4 पॉइंट्स हमारे मिल गए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द रिवर्स. दूसरा हमारा टॉपिक है प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल अमॉन्ग द सिटी रेसिडेंट्स. सिटी के जो रेसिडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक टाउन एरिया है, सिटी में तो अभी बहुत वेल प्लान्ड होता है, बट अगर कोई टाउन एरिया है, ठीक है, तो टाउन एरिया में क्या करते हैं, लोग ले जाके एक जगह इसको डिपॉजिट कर देते हैं और वहां का जो भी कचरा है वो वहीं रह जाता है. अगर वो थोड़ा सा भी शहर के थोड़ा सा बाहर आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी वहां पे कम्युनिटीज हैं उसके अगर बाहर आता है तो वहां पे उसको नुकसान पहुंचता है. क्यों, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सा हीप बन जाता है, एक बहुत बड़ा सा ढेर बन जाता है. ठीक है,
अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो इसको इंट्रोड्यूस करना तो बहुत ही सिंपल है कि पीपल आर नॉट अवेयर कि क्या इसकी वजह से क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। आजकल जो भी ये बीमारियां चल रही हैं, डेंगू इज बीइंग वेरी कॉमन, मलेरिया इज बीइंग वेरी कॉमन। व्हाई इट इज बीइंग वेरी कॉमन? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द इस गार्बेज को अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज ना करें तो इसकी वजह से जो भी कॉन्टेमिनेशन हो जाते हैं वाटर में, एयर में, सराउंडिंग्स में, उन्हीं कॉन्टेमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये सारी जितने भी बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि आखिर प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होता क्या है। कि तो अगर हमारे पास वेट गार्बेज है या फिर ड्राई गार्बेज है तो उसको हम अलग अलग करें, साथ में ना करें। डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल को हम अलग अलग करें। ठीक है, ये हमारे किस में हो जाएगा, इंट्रोडक्शन में, कि एक्चुअली में होता क्या है, कॉज क्यों आखिर इसकी नीड क्यों है, टू इंप्रूव आवर लिविंग आवर स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ वे, हमारा जो रहने का जो तरीका है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से इंप्रूव कर सकते हैं। हम गार्बेज को, अगर मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर के बगल में 500 मीटर पे, 400 मीटर पे अगर कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली हमको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द नीड। इसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, वही तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स मींस बीमारियां। ये जो हमारी बीमारियां जो आज कॉमन हो जा रही हैं, पहले कहां किसी को टाइफाइड वगैरह हुआ करते थे, मलेरिया नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब जो नॉर्मल हो चुके हैं, डायरिया वगैरह, ये सब जो बीमारियां कॉमनली इस समय ट्रेंड में चल रही हैं, वो किसकी वजह से चल रही हैं, इन्हीं कॉन्टामिनेशन की वजह से, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो या सराउंडिंग का हो। सोल्यूशन, अवेयरनेस। यहां पे जो है इसका सोल्यूशन एक ही है कि लोगों के बीच में क्या हो, अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, सो वो अवेयरनेस जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है या फिर एनजीओ कर सकते हैं। अब एनजीओ तो कर ही रहे हैं काम, बट एनजीओ कितना काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन दिस टॉपिक, सो वी विल पुट दैट वन कि इफ दिस टॉपिक रिमेन्स अननोटिस्ड, अगर ये जो पार्टिकुलर हमारा न्यूसेंस है, जो हमारा पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको अगर अननोटिस्ड रखा जाएगा, अगर इस पर नोटिस नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता है, सो इट विल क्रिएट हार्म टू द इंटायर ह्यूमन बीइंग। द टेरिबल कंडीशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट्स। अब देखिए हमारे पास इसके पहले जो दो टॉपिक्स रहे हैं, एक तो गार्बेज डिस्पोजल और ये दूसरा वाटर ट्रीटमेंट। इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो बहुत ही आसानी से आर्कोलॉजिकल साइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट्स क्या होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो या तो खराब हो चुके हैं या फिर अभी भी हैं, तो दोनों, चाहे वो रेसिड्यू के फॉर्म में हो या मोन्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, दोनों ही हमारे क्या आर्कोलॉजिकल साइट्स या फिर हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं हिस्टोरिकल साइट्स। अब उनको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, पहले तो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि उनकी कंडीशन क्या है। तो उनकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है, ठीक है, बहुत ही मिजरेबल। अगर आर्कोलॉजिकल साइट्स है तो बहुत मिजरेबल है, और अगर मॉन्यूमेंट्स हैं तो उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल कि उनकी कंडीशन खराब कैसे हो रही है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ताजमहल। इट्स गेटिंग येलो, पेल होते जा रहा है वो पूरी तरह से। क्यों होते जा रहा है पेल? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन एंड द अदर थिंग्स, द एनवायरमेंट। उसके आसपास में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, उस आगरा के आसपास में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी वजह से जो भी हमारा केमिकल वेस्टेज हमारा जो होता है, चाहे वो एयर के फॉर्म में हो, सॉरी गैस के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो, एनी हाउ वो किसी न किसी तरह से जाके ताजमहल को अफेक्ट किया है, तभी उसका कलर क्या हो चुका है इस समय, लिटिल येलोइश हो चुका है। सो ये हो गया आपका मॉन्यूमेंट के ऊपर। आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात करें तो आजकल टूरिज्म जो है, जो बढ़ा है आर्कोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स पे, वहां पे लोग जाके गंदगी कर रहे हैं, ठीक है। वहां का अगर मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो उसकी इस समय कंडीशन इतनी मिजरेबल होते जा रही है कि एक समय पे वहां पे लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सो आर्कोलॉजिकल साइट्स की कंडीशन भी इस समय क्या है, बहुत ही ज्यादा टेरिबल। तो इसलिए इस टॉपिक को लिखना जरूरी है। व्हाट इज द नीड, क्या नीड है आर्कोलॉजिकल साइट्स को बचाने की, सो दैट आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन, द फ्यूचर जनरेशन में नो कि आर्कोलॉजिकल साइट्स हुआ करती थी कभी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन 4-5 जनरेशन बाद जब वो लोग आए तो वो लोग ताजमहल को भी आर्कोलॉजिकल साइट्स में पढ़े। ताजमहल जो कि इस समय मॉन्यूमेंट है हिस्टोरिकल, कहीं ऐसा ना हो कि अगर सिमिलर कंडीशंस रहे, सिमिलर सिचुएशंस रहे, तो ताजमहल को आर्कोलॉजिकल साइट बनने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए नीड है इसकी। क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वहीं उनका डिग्रेडेशन, आर्कोलॉजिकल साइट्स और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनका क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज
सोल्यूशन इज दैट कि हम गवर्नमेंट को और बाकी जितने भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं इन सभी को इन सभी चीजों के लिए प्रॉपरली मैनेजमेंट करना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके आसपास के इतने रेंज में किसी भी तरह का केमिकल वेस्टेज या किसी भी हार्मफुल गैसेस किसी भी तरह का वहां पे डेवलप ना हो पाए। उसी तरीके से जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी बचाने के लिए, बिकॉज दैट इज द पॉइंट, दैट टूरिज्म से एक बहुत बड़ा फायदा होता है हर कंट्री को। और अगर टूरिज्म मॉन्यूमेंट्स के लिए नहीं है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली द टूरिज्म इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, सो ये आपके 4 पॉइंट्स इसके हो गए। नेक्स्ट, ग्रोइंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। अब सी सबसे बर्निंग टॉपिक है इस समय का लेटर टू एडिटर में आने के लिए। ग्रोइंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आपका लेटर टू एडिटर में भी आ सकता है, आर्टिकल में भी आ सकता है, और अगर स्पीच या डिबेट कभी आता है तो स्पीच में भी आ सकता है। डिबेट में तो नहीं, लेकिन स्पीच के टॉपिक में भी ये क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक कि रोड एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं। अभी हाल ही में जयपुर का हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना होगा। उसके बाद आपको इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसके बारे में क्यों आखिर हमको पढ़ने की जरूरत है, क्यों हम इसको लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कॉज क्या है, यहाँ पे नीड नहीं, इसको कॉज लिखना है। कॉज, कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। सो फर्स्ट, सबसे पहला कॉज हम लिख सकते हैं कि जो फिलहाल की जो हमारी यूथ है उनकी जो रैश ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग मतलब खतरनाक तरीके से जो धूम मचाले करते हैं, इसी को रैश ड्राइविंग बोलते हैं। तो उनकी जो रैश ड्राइविंग है उसको हमको क्या करना है, रोकने की कोशिश करनी है। इसके लिए हम दो तीन पैरामीटर्स ले सकते हैं। फर्स्ट, स्कूल में ही उनको इसके हम वैल्यू बता दें। ठीक है, स्कूल में हम उसको वैल्यू बता सकते हैं। इसके पहले पेरेंटल गाइड इज नेसेसरी। आजकल के बच्चे क्लास 8 में हैं, क्लास 9 में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक कार चलाने लग रहे हैं। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल। वो स्कूल की प्रॉब्लम नहीं, उनके फ्रेंड सर्कल की प्रॉब्लम नहीं, वो किसकी प्रॉब्लम है, दैट इज द पेरेंटल गाइडेंस। वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई उनको क्या जरूरत है बाइक देने की। बच्चा अगर बाहर चला रहा है, अगर आपको ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अगर कहीं बाहर बाइक चला रहा है तो पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, पेरेंट्स को ऑब्वियसली पता चलेगा। तो वहां पे उसको हमको क्या करनी, चेक करने की जरूरत है। चेक मींस यहाँ पे चेक का मतलब हुआ रोकना। तो वहां पे हमको क्या करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है कि हमें किसी भी हाल में बच्चों के हाथ में टू व्हीलर, आप चाहे टू व्हीकल्स, किसी टू व्हीलर दे दीजिए, 4 व्हीलर दे दीजिए, आपको क्या करना है, नहीं देना है। ठीक है, तो उनको जब उनको लेट से मिलेगा कोई चीज तो उसको उनकी वैल्यू पता रहेगी कि हमको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, हमको एक जगह पहुंचना है, हमको रेस नहीं लगाना है। तो ये आपका हो गया कॉज। इफेक्ट इसका क्या देखने को मिलता है कि अगर उनको 4 गली दूर भी जाना होता है तो 4 गली दूर जाने के लिए भी वो क्या करते हैं, बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत ही तेजी से वो अपने बाइक को या फिर गाड़ी को चलाते हुए ले जाते हैं, जिसकी वजह से भी रैश ड्राइविंग, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट्स कार वगैरह में, जैसे अब पहली बात तो रोड की जो प्रोटोकॉल होता है, रोड का जो प्रोटोकॉल होता है, ये तो मान लीजिए हमने बाइक की बात कर ली, अमॉन्ग द यंगस्टर्स की बात कर ली, लेकिन यंगस्टर्स में ही सिर्फ आपके एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो एडल्ट होते हैं उनमें भी एक्सीडेंट्स, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि वो रोड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लोग चल रहे हैं, कब उनको लेफ्ट जाना है, कब उनको राइट जाना है, इंडिकेटर देना है, नहीं देना है, नॉट फॉलोइंग द रोड प्रोटोकॉल्स। जो उनके प्रोटोकॉल्स उनको अगर नहीं फॉलो किया जाएगा, द ट्रैफिक रूल्स जिनको हम कहते हैं, तो उस केस में भी क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। चलाते समय कुछ लोग ड्रिंक करते हैं या फिर फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से भी क्या होता है, हमारा रोड एक्सीडेंट्स होता है। तो ये सब कॉज में आएंगे इनके। ठीक है, और इन सभी का इफेक्ट आप आराम से इसको नोटिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, यंगस्टर्स के अमॉन्ग जो सोल्यूशन इसका है वो बहुत ही इजी है, दैट इज द पेरेंटल गाइड एंड देयर इंटरप्शन। पेरेंटल गाइड एंड देयर इंटरप्शन, ये आपका हो गया इनका सोल्यूशन, पेरेंटल गाइड एंड इंटरप्शन। पेरेंट्स का गाइड होना चाहिए, इंटरप्शन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया एक यंगस्टर्स के लिए। एडल्ट्स के लिए, इसके लिए वर्कशॉप्स होने चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कुछ अमाउंट हमने दिया, कुछ ब्राइब वगैरह दिया, तो हमको तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो जाता है, अलॉट हो जाता है। इस
प्रॉब्लम, इस चीज को हमको चेंज करने की जरूरत है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसी को दिया जाए जो कि एक्चुअली में रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रैफिक रूल्स को जानता है। तो इससे हमारा क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगा कि एक्चुअली में एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स इसमें बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली। आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत तेज चलें, आप नॉर्मल चलें। ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जैसे बेटर लेट देन नेवर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कुछ प्रोवर्ब्स भी दिमाग में रखने हैं, चाहे कोई भी लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, कंप्लेन लेटर हो, आर्टिकल वगैरह में आसानी से आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे आपको बहुत ही कॉमनली हर टॉपिक से रिगार्डिंग कोई ना कोई ऐसा प्रोवर्ब, सेइंग्स, इडियम्स मिल जाएंगे जो कि आप लिख सकते हैं। सो इस तरह से आपका यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी हो गया कि हमको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए उन लोगों के बीच में। सो ये आपका टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, लेटर टू एडिटर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमको किस पे आपको समझना है, क्या टॉपिक होना चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।